हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि TEE पर। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल सी पैट 2022 के लिए हम आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स, 9 बजे मॉडल पेपर, 10 बजे रीजनिंग, 3 बजे हिंदी, 4 बजे मैथ एंड शाम को 5 बजे मॉडल पेपर एंड आपका रात के 9 बजे सामान्य विज्ञान, जो कि अभी क्लास आपकी चल रही है। बाकी सब्जेक्ट की क्लास भी आपकी जल्दी यहाँ पर चलाई जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव रहती हैं और एकदम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, यानी कि हर क्लास में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया और समझाया जाता है हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम के द्वारा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लगातार सपोर्ट करते रहें। सारी की सारी क्लासेस अपनी यूट्यूब पर फ्री हैं, आप सारी की सारी क्लासेस जो है लगातार देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को लगातार शेयर करते रहिएगा। चलिए यहाँ पर हम आज देखने वाले साइंस के आपके क्वेश्चंस कुछ 35 से 40 सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि साइंस के हमने लिए हैं, जो कि लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमने जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रुप सी, ग्रुप डी या फिर जिन एग्जाम्स में इस टाइप के आपके इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लेवल के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं के ऊपर हमने सेलेक्ट करके लिया हुआ है। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्या है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी पे लिख लेना है या फिर क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस जो आपकी पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पर आंसर नोट करते रहना है। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में आपके आंसर्स नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। आप हम कह सकते हैं पौधे की पत्तियां हरी होती हैं। तो अभी हमने आपको मॉडल पेपर कराया था, मॉडल पेपर के जरिए हम लोग आपको लगातार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो उसमें सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन होता है कि 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सभी को पता होगा, जो लोग लगातार यहाँ पर क्लास ले रहे होंगे, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। और आप लोग लगातार कमेंट के जरिए आंसर भी करते रहें। ठीक, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, तो आप लोग आंसर करते रहें। क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, फिर हम कह सकते हैं पौधे हरे होते हैं। और इसका अगर केमिकल फॉर्मूला की हम बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसकी हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखते फिर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर कौन सा आपका ऐसा जो है क्लोरोफिल हो गया, फिर कौन सा ऐसा वर्णक होगा, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। C55, H72 मैग्नीशियम एंड आपका जो है इसके साथ नाइट्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 5। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला है, आप लोग उसको भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर यानी ग्रेप्स जो आप लोग खाते हैं, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग कमेंट बॉक्स में लगातार इसका आंसर करते रहिए और नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर चीज़ें आपको बताई जाएँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में आपका जो है कौन सा एसिड पाया जाता है आपको पता है। जितनी भी आपकी खट्टी चीज़ें होती हैं मोस्टली सभी में आपका जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, टार्टरिक एसिड आपका जो है पाया जाता है। अब यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि टार्टरिक एसिड का जो आपका केमिकल फार्मूला होता है वह आपका क्या होता है। तो टार्टरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है वह आपका C4H6O6 होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका अध्ययन कहलाने वाले जो आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे उन सभी में आपका लास्ट में LOGY लगा रहेगा। ठीक है, तो जिसमें भी लास्ट में LOGY लगा रहता है वह आपके सभी अध्ययन से संबंधित होते हैं। यहाँ पर बताएंगे कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए कैंसर की यहाँ पर बात की है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, यहाँ पर फिलहाल आपके लिए ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह से क्वेश्चंस को उठाया तो ऑप्शन टाइप करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए अभी आपके ऑप्शंस टाइप नहीं किए, लेकिन आगे आपको ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑन्कोलॉजी यानी कि ONCO और बाकी आपका ये हो जाएगा LOGY यानी कि कैंसर विज्ञान। ठीक है, ऑन्कोलॉजी इसको साथ में लिख लीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा, वरना आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम पूरा आपको ऑब्जेक्टिव भी यानी कि आपको जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक ऑप्शंस होते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे यानी कि टाइपिंग कर देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा, सपोर्ट बना रखिए, यहाँ पर आपको हमेशा बेहतर कंटेंट मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग जो है पैसेंस रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल। ठीक है, चलिए इसके हिंदी में लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तंत्रिका कोशिका, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। आपने सुना होगा दांतों के डॉक्टर क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। तो इसी प्रकार से इसका आप आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं, डेंटाइन, DENTINE। ठीक है,
चलिए डेंटाइन, तो यहाँ पर आपका डेंटाइन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसको देखिएगा। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? अगर आप थोड़े से भी आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, 10th तक भी पढ़ा होगा, तब भी आपको यहाँ पर पता होगा किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। ठीक है, चप्पल का तो आपने सभी ने शेप देखा ही होगा, उसके बारे में क्या ही कहें। ठीक है, सभी ने चप्पल का शेप देखा होगा, और चप्पल के शेप वाली आकृति यहाँ पर किस जंतु की होती है? तो वह होती है आपकी, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका पैरामीशियम। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें। ठीक है, पैरामीशियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 6 का ये वाला आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। आप लोग क्या करेंगे, आंसर्स को नोट डाउन कर लेंगे। पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग उसको जो है ज्वाइन कर लें, या फिर सीधे सर्च करें टारगेट एंट्रेंस एग्जाम, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। केंचुओं की कितनी आंखें होती हैं? यहाँ पर बात की है केंचुआ की। ठीक है, यानी कि केंचुओं की कितनी आंखें होती हैं आपको बताना, ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, है ना, 1, 2, 3, या फिर आंख नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर दिए रहेंगे, एक भी नहीं, यानी कि तो 7th का आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो केंचुए क्या जो है एक भी आंख नहीं होती है। ठीक है, इसकी अगर उम्र की बात करें तो इसकी मात्र 60 से 70 दिन इसकी जो है उम्र होती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? चलिए इसमें बताइएगा, या फिर हम कह सकते हैं गाजर में कौन कौन से विटामिन पाई जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, और पर्टिकुलर अगर बताएं सबसे ज़्यादा किसमें होता है, कौन सी इसमें विटामिन पाई जाती है, आपको बताना क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, चलिए, हालांकि ऐसा होता नहीं, हमेशा आपको 3 ऑप्शंस ऐसे दिए रहेंगे जो कि इसमें नहीं पाया जाता होगा ऐसा विटामिन। ठीक है, तो आपको पता है गाजर में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती हैं, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, हालांकि इसमें जो आपका समृद्ध स्रोत है, यानी कि जो ज़्यादा है वह आपका जो है विटामिन ए है। ठीक है, इसके साथ ही विटामिन ए हो गया, के हो गया, सी हो गया। ठीक है, बाकी कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, ये सारी चीज़ें जो है इसमें गाजर में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर गाजर के खाने की बात करूँ एक व्यक्ति की, तो यहाँ पर अगर कई बार ऐसे पूछ लेता है कि गाजर को, एक व्यक्ति को गाजर एक दिन में कितनी खानी चाहिए, तो इसमें जो इसका सही आंसर होता है आपका होता है 6 से 8। ठीक है, एक दिन में आप लोग 6 से 8 गाजर खाएं, ज़्यादा गाजर ना खाएं। अगर हाँ ज़्यादा अगर आप गाजरें खाएंगे तो ज़्यादा गाजर खाने से आपको कौन सा रोग हो सकता है, तो उस रोग का भी नाम लिख लीजिएगा। ये आपको कुछ अलग से चीज़ें बता रहे हैं, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। इसका नाम होता है कैरोटीनीमिया। ठीक है, ये वाला रोग हो सकता है अगर आप लोग ज़्यादा जो है एक डेली रूटीन में ज़्यादा गाजर्स खाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा गाजर नहीं खानी है। ठीक है, आपको 6 से 8 ही खानी है। और इसका जो इसको रोग होता है उसको भी आप स्पेशली ध्यान रख सकते हैं। कैरेट मीन्स गाजर होता है, उसी प्रकार से कैरेट से बनाया गया है कैरोटीनीमिया। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इसका मैंने जो है कई जगह यहाँ पर आंसर देखा है। ठीक है, यहाँ पर उसका आंसर था, सही था आंसर चावल। ठीक है, चावल में यहाँ पर प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसका सही आंसर था। प्रोटीन किस में पाया जाता है? दालें वगैरह होते हैं उसमें आपका जो है प्रोटीन पाया जाता है। बाकी इसमें कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, अलग बात है, विटामिन पाई जाती हैं। ठीक है, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब पाई जाती हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं चावल से कि अगर चावल को बार बार धोया जाए तो इसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ये आपसे पूछ लिया जाता है। कौन सा? ध्यान से सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? अगर आप चावलों को बहुत अधिक बार धो लेते हैं तो उसमें जो विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 यानी कि थायमिन, क्या इसका रासायनिक नाम होता है? थायमिन, ये आपका जो उसमें से नष्ट हो जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखेंगे। जो आपको एक्स्ट्रा थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको ध्यान से सुनें और नोट करते जाएं, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, कुछ ऐसा नया क्वेश्चन से बन के नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ठीक है, मानव की बात की है, ना ही इसमें पुरुष है ना ही इसमें महिला है। हालांकि आपको जब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो इसको आपको किस तरीके से आंसर देना है, चलिए आप लोग फिलहाल इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, देखते हैं आप लोग क्या क्या इसका जो है आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1350 से लेकर, ठीक है, 1350 यानी कि आपका 1300 से लेकर 1400 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ मानव की बात करेगा तो आप लिखेंगे 1300 से 1400 ग्राम के बीच। ठीक है, अगर इसमें हम लेडीज़ और जेंट्स की बात करते हैं, यानी कि पुरुष और महिला की बात करते हैं, तो पुरुष में आपका होता है 1336, ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर मैं एम लिख देता हूँ, मेल यानी कि 1336 वयस्क महिला या पुरुष की हम बात कर रहे हैं। और जो ये आपका मेल्स में होगा, फीमेल्स में हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, 1198 ग्राम। ओके, तो ये आपका हो जाएगा
अगर अलग अलग पुरुष या महिला के बारे में बात करें तो सिर्फ मानव की बात करेंगे तो 1350 आएगा, यानी कि 1300 से 1400 के बीच में आएगा। जो भी आपका आंसर दिया हो, अगर आपको 1350 आंसर दिया तो आप इसको टिक करके आएंगे, और 1300 से लेकर 1400 रेंज इस प्रकार से लिखा तो आप इसको टिक करके आएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ पुरुष के बारे में पूछेगा तो 1336 टिक करके आएंगे, सिर्फ फीमेल्स के बारे में पूछा, महिलाओं के बारे में पूछेगा तो आप 1198 टिक करके आएंगे। आपको उम्मीद है कि सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। अच्छे से ध्यान से समझते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि आप जितना अच्छा हमारा सपोर्ट करेंगे उतना और हम बेहतर आपके लिए कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? हमारा जो टारगेट है, ठीक है, 80 प्लस नंबर हर हाल में आप लोगों के आने ही आने चाहिए। इसके लिए हम लगातार क्वेश्चन जारी है। हमारी मैथ की क्लास बहुत जल्द हम बोर्ड के साथ लगाने वाले हैं। आप लोग फटाफट से 20,000 जो हमारी फैमिली होने वाली यूट्यूब फैमिली 20,000 उस तक हमें पहुंचा दीजिए। आपको सारी क्लासें यहाँ पर बोर्ड के थ्रू आपको जिन टॉपिक्स में दिक्कत होगी उन टॉपिक्स को बाकायदा थ्योरेटिकल यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो रक्त में पाई जाने वाली कौन सी धातु है, इससे आप सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है। कौन सी पाई जाती है? लोहा, यानी कि आयरन, ठीक है, यानी कि आयरन Fe। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, किण्वन का उदाहरण है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किण्वन क्या होता है, और किण्वन को एक एग्जाम्पल देकर यहाँ पर समझाइए। तो किण्वन जो आपका प्रोसेस होता है वह आपका ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, यानी कि इसको होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार आपसे ये भी पूछते था डायरेक्टली कि किण्वन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है नहीं हो सकती और नहीं होती है। तो यहाँ पर किण्वन का जो प्रोसेस होता है वह आपका अब्सेंस यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या, जो आपकी जो शर्करा होती है, गिलोज रूपी शर्करा होती है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी आपका लैक्टिक एसिड या फिर किसी अन्य प्रकार का जो कार्बनिक एसिड होता है, ठीक है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के साथ साथ जो है चेंज उसमें होता रहता है, ठीक है। किसी चीज़ को रख दिया अपने आप ही उसमें क्या है चेंजेस आ रहे हैं। किस तरीके से, कुछ इसको उदाहरण देकर समझाते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर हम 12th में देखेंगे तो जिस प्रकार से, जैसे कि हम कह सकते हैं दूध का खट्टा होना, है ना, दूध आप रखे रहने दीजिए, क्या होगा, खट्टा हो जाएगा, है ना, दूध का खट्टा होना। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जो आपका ब्रेड, जो हमारी ब्रेड बनती है, ठीक है, वो भी आपका इसी प्रोसीजर के दौरान बनती है। और गीले आटे का खट्टा होना, गीला आटा रख दीजिए, वह आपका खट्टा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी, गीले आटे का खट्टा होना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों यानी कि नए टिश्यूज की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें आपको कई सारे आहार दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना रहेगा। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं लिखे गए हैं, लेकिन आपको अगले जो हम सेट कराएंगे, आगे वाली जो क्लासेस आपकी होंगी जनरल साइंस की, उसमें हम ऑप्शंस को भी यहाँ पर टाइप कर लेंगे। अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए हमने जो है ऑप्शंस को यहाँ पर टाइप नहीं किया, लेकिन आने वाली क्लासेस में आपको ऑप्शंस भी टाइप करके दे देंगे, जिससे आपको अधिक सुविधा रहेगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैनेज करिए और धैर्य बना रखिए, हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो जाएगा, पनीर की हम बात कर सकते हैं, किसकी, पनीर या फिर डायरेक्टली प्रोटीन की बात करेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये जो है आपके शरीर में नए नए टिश्यूज की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, इसमें बताएंगे। तो अब आपको कई सारे छिपकली के यहाँ पर जो है नाम दिए रहेंगे, कई प्रकार की आपकी छिपकलियाँ यहाँ पर दी रहेंगी, उनमें से आपसे पूछ लेगा कौन सी एक ऐसी छिपकली है जो कि उड़ने वाली है। कैसी है, उड़ने वाली है, ठीक है। कौन सी एक ऐसी छिपकली जो कि उड़ने वाली है, तो सामान्यतः आपको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लगातार करते रहें, हमारे साथ बने रहें, हम भी आपके साथ कमेंट बॉक्स में बने हुए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से डेली यहाँ पर रात के 9 बजे आपकी क्लास होगी साइंस की, तो आप डेली रात के 9 बजे साइंस की क्लास लेते रहें, ठीक है। अगर आपको टाइमिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप टाइमिंग बता दें, हम इसकी टाइमिंग को आगे पीछे कर लेंगे। फिलहाल अभी 9 बजे आपकी क्लास चल रही है। तो यहाँ पर आप बताएंगे 14 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ड्रैको। क्या होता है, ड्रैको, ठीक है। चलिए इस प्रकार से होता है, ड्रैको इसका नाम होता है भैया। इस छिपकली का क्या नाम होता है, ड्रैको होता है, या फिर इसको अन्य नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, तो अपनी अच्छी अच्छी राइटिंग में आप लिख लें। ड्रैको कह सकते हैं, या फिर जो है इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, उसको भी ध्यान रखें, वरना अगर ये नाम आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ग्लाइडिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग छिपकली नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइडिंग या ड्रैको कुछ भी लिखा हो, आप लोग जो है समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 15, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, इसमें आप बताएं कौन सा सांप ऐसा है जो कि घोंसला बनाता है। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, इसमें आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो इसमें दिए नहीं है, तो आप खुद टाइप करके बताइएगा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा सांप आ रहा हो जो कि घोंसला बनाता हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर आप आंसर बताएं, क्या हो जाएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, एक ही सांप है, तो आपको इसको पता होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा
किंग कोबरा। कौन सा? किंग कोबरा है जो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 16 क्वेश्चन है आपका, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ठीक है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो इसका नाम उम्मीद है कि सभी को पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और काफ़ी पुराना अपना क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो आपके यहाँ पर सबसे बड़ी मछली कौन सी हो जाएगी 16 का आंसर? ठीक है, आपको पता है, व्हेल शार्क मछली। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? ठीक है, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, विटामिन, प्रोटीन्स, है ना, और चीज़ें आपको दी रहेंगी, तो उनमें आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है दालें सबसे अच्छा किसका स्रोत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन्स। ठीक है, चलिए तो इनको आप आंसर्स को नोट करते रहेंगे। पीडीएफ आपको जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिल ही जाएगी ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो जाएगा इसी के साथ, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? ठीक है, कई बार लोगों की सुगंध बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसीलिए कुछ लोगों को देसी घी पसंद नहीं आता है। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कुछ लोगों को देसी घी पसंद नहीं आता है। बाकी आप लोग कमेंट्स करते रहिए, आंसर्स देते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में सुगंध आती है पर्टिकुलर एक जो है आपका किसके कारण आती है? डाई एसिटाइल के कारण आती है। किसके कारण? डाई एसिटाइल के कारण यहाँ पर जो है आपकी ये सुगंध आती है। ठीक है, और ये क्यों आती है, कब आती है? आपने देखा होगा जब पहले वो मक्खन निकलता है ना, मक्खन से आपका जो घी से मक्खन से जब घी बन रहा होता है, ठीक है, तो मक्खन का आपका उसका जो किण्वन ऑक्सीडेशन यानी कि किण्वन ऑक्सीकरण होता है, तो उसके दौरान आपका ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम होता है डाई एसिटल। ठीक है, इसके कारण जो है उसमें सुगंध आती है। डाई एसिटल, इसको हिंदी में और भी नाम से आप लोग जानते होंगे। जब आपका घी बनता है तो आपने देखो घी बनने के बाद जो शेष भाग बचता है, जो कि बीच में कंपाउंड बनता है, उस टाइम उसकी बहुत ही सुगंध आती है। आपने अगर देखा होगा आपके घरों में जब घी बन रहा होता है, ठीक है, मक्खन से घी बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको गर्म किया जा रहा होता है, तो बहुत सुगंध फैल जाती है। कई लोगों को पसंद होती है, कई लोगों को पसंद नहीं होती है। तो वही कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम होता है डाई एसिटल। इसी के कारण आपको भाई सुगंध यहाँ पर सुनाई देती है, मतलब कि सुगंध आपको जो है सुनाई नहीं, यानी कि आपको उसको जो सुगंध को महसूस कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये सबको पता ही होगा, इंद्रधनुष में आपके 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, और इनको इस प्रकार से बिबगोर नाम से जाना जाता है। ठीक है, BIBGYOR। तो सबसे लास्ट में यहाँ पर आर आ रहा है, इधर की तरफ यहाँ पर इनका जो है विक्षेपण बढ़ता आता है, यानी कि आर से होता है आपका रेड, तो रेड इसमें हो जाएगा यानी कि लाल। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? कौन से साइंटिस्ट थे, उनका यहाँ पर नाम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसको आप याद रखेंगे और कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। टेलीविजन का जो आविष्कार किया था वह किसने किया था? तो इनका नाम कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है, JL बेयर्ड, यानी कि BAIRD। इनका जो पूरा नाम होता है वह, यानी इनका जो पूरा नाम है वह है इनका जॉन, यानी कि JOHN, और आपका LOGIE, यानी कि जॉन लोगी और आपका बेयर्ड। नॉर्मली आपका JL बेयर्ड नाम से ही इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और आविष्कार कब हुआ था? फर्स्ट टाइम आपका जो है लाइव टेलीविजन या टेलीकास्ट हम कह सकते हैं, कब हुआ था टेलीविजन? तो यहाँ पर आपका 26 जनवरी 1926। आप ध्यान रखेंगे 26 से आप याद रख सकते हैं 26 जनवरी और आपका 1926। ठीक है, आपसे कोई पूछे टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ था, तो 1926 में हुआ था। और किसने किया था? JL बेयर्ड साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरे का अगर आपने शेप देखा होगा, यहाँ पर डायमंड की बात की जा रही है, आपने उसका शेप देखा होगा किस प्रकार से कटीले टाइप का उसका जो शेप होता है, उसी शेप के कारण भाई आपका चमकदार दिखाई देता है। उसको हम क्या कहते हैं? आपस में क्या होता है? परावर्तन होता है, यानी कि आंतरिक परावर्तन होता है। हम कह सकते हैं सामूहिक आंतरिक परावर्तन। याद रखेंगे आप इसको, सामूहिक आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसी प्रकार के आपको बेहतरीन से क्वेश्चंस हम आपको डेली कराएंगे, और कल से आपको जो है ऑप्शंस भी मिलना साथ में प्रारंभ हो जाएंगे। तो एकदम आपको जो 5 ही क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, वो आपसे नहीं बचेंगे। आपके यूपी पैट में क्वेश्चंस आपके यहाँ से फंस जाएंगे। ठीक है, बाकी मॉडल पेपर हम 2 बार करा रहे हैं, तो अब मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस होती है, यहाँ पर आपको अलग से प्रैक्टिस हो रही है, यानी कि मॉडल पेपर के जरिए सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस अलग चल रही है, और आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हम लोग अलग से करा रहे हैं। तो आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग थ्योरेटिकल लगातार थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस लगातार प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? यानी कि नाम ही गोबर गैस, तो गोबर गैस में आपका मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में आपका मुख्य रूप से भैया मीथेन पाया जाता है, CH4। क्या नाम होता है इसका? मीथेन। ठीक है, मीथेन।
और अगर आपको फॉर्मूला पूछ लेगा, केमिकल फॉर्मूला के रूप में दिया रहेगा, तो आपको दिया रहेगा CH4। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यहाँ पर, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, इसको आप बताएंगे यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आप लोग खुद टाइप करेंगे और बताएंगे दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा लैक्टोमीटर। कौन सा हो जाएगा आपका? लैक्टोमीटर इसका जो है सही नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 24, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? यहाँ से आपसे पूछे सबसे पहले कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट, और एलिमेंट कैसा होना चाहिए? धातु। यहाँ पर आपसे पूछा है धातु तत्व कौन सा पाया जाता है सबसे अधिक आपका पृथ्वी पर, तो यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है आपका एल्युमिनियम यानी कि Al, जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो तत्व होता है एल्युमिनियम, इसका जो है नाम हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, ठीक है। इसका जो प्रतीक होता है वह आपका होता है Al, ठीक है, समझ जाएंगे। एल्युमिनियम या तो आपका Al लिखा रहेगा या फिर पूरा हिंदी में लिखा रहेगा एल्यूमीनियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसको देखेंगे। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। डायमंड हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे लिए तो बस क्या है, केमिकल नाम में बस वही जो केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, उनको हम जिससे प्रदर्शित करते हैं, हमें हमारे लिए सब वही है ना। यानी कि मोती अपने आप में मोती होगा, लेकिन किस पदार्थ से बना होगा? हमारे लिए मोती क्या है? हमारे लिए मोती है भैया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान देंगे, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट मोती होगा, मोती के लिए है ना, हमारे लिए तो कैल्शियम कार्बोनेट है, साइंस वालों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसका केमिकल फॉर्मूला लिखने को आ सकता है, यानी कि लिखने का मतलब है केमिकल फॉर्मूला के रूप में दे रखा होता है, तो वहाँ पर आपका दिया रहेगा CaCO3, ठीक है। अलग अलग है, ये वाला C और O अलग अलग है, यानी कि CaCO3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला CaCO3। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, बिजली के हीटर में किस प्रकार के धातु का तार होता है? यानी कि आपने हीटर देखा होगा, हीटर में जो आपका तार होता है जो कि इस इधर से ऐसे घुमा घुमा ऐसे ऐसे करके होता है ना, जुड़ा हुआ होता है तार, तो वह तार आपका किस धातु का बना होता है, उसको आपको यहाँ पर बताना है। बिजली के हीटर में किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, ठीक है। और थोड़ा सा शेयर भी कर दो, है ना। और डेली आपकी रात के 9 बजे क्लास चलेगी, और अगर आप और के टाइम चाहते हैं तो टाइमिंग बता दो, उसके टाइमिंग को हम इसको आगे पीछे कर देंगे, ठीक है। चलिए, बिजली के हीटर में किस प्रकार के धातु का तार होता है, तो 26 का इसका क्या आंसर हो जाएगा? नाइक्रोम। नाइक्रोम, उस तार का क्या नाम होता है, उस धातु का क्या नाम होता है? नाइक्रोम। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, 26 वाला इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, इसमें आपको बताना है, ठीक है। जो अपने बल्ब होते हैं बिजली के बल्ब, उसमें आपकी कौन सी गैस भरी होती है, इसमें आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सभी को पता है ऑर्गन, ठीक है, क्या होता है? ऑर्गन। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है भैया, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 28, किन किन धातुओं को मिलाकर पीतक यार क्या होता है ना, पीतक तो पहली बार आपने सुना होगा, क्या होता है? पीतल होता है। क्या होता है? पीतल। तो आपसे पूछा है कि किन किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनी है, या फिर हम कह सकते हैं पीतल किसकी मिश्र धातु है, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है पीतल आपका क्या है? धातु है, मिश्र धातु क्या है, तो पीतल आपकी मिश्र धातु है, किन किन धातुओं से मिलकर बनी है, ये आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा सकता है, पूछने का तरीका एक ही रहेगा, आंसर एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पीतल को जब भी आपसे पूछा जाए पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनती है, तो यहाँ पर तांबा और आपका क्या हो जाएगा? जस्ता, इसमें आंसर आपका हो जाएगा, तांबा और जस्ता से मिलकर आपका जो है यहाँ पर ये पीतल बनता है, ठीक है, जस्ता, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है भैया, मानव त्वचा का रंग किस कारण होता है? यानी कि आपका जो त्वचा का कलर देखते हैं आप लोग, स्किन का किसी का थोड़ा सा काला होता है, सांवला होता है, किसी का गोरा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मानव त्वचा का जो रंग होता है वह किस पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना 29 में आपका क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सारे मिक्सअप हैं, ठीक है। चलिए इसमें आप बताएंगे मानव त्वचा का रंग किस कारण बनता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही मिक्सअप हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, और ये आपके आएंगे यूपी ट्रिपल सी पैट में। हम पूरा ख्याल रख रहे हैं जब हम कंटेंट आपका बना रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका कंटेंट बनाया जा रहा है हमारी क्लासेस का, हम लोगों का एक ही मोटिव है, एक ही ध्यान रखने कि आपका जो एग्जाम यानी कि यूपी ट्रिपल सी पैट है उसके लेवल के क्वेश्चन हों, और जो लगातार पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल सी के द्वारा वही क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके कराएं, ठीक है। जो एग्जाम होता है उसी के लेवल के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस रखते हैं। तो 29 में यहाँ पर आपका हो जाएगा मैनालिन, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है? मैनालिन इसका जो है नाम होता है, ठीक है, मैनालिन पिगमेंट के कारण। चलिए मैनालिन ध्यान रखिए, एम है यानी कि मैनालिन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है
संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। और जो भी मैं अभी आपको नाम बताऊंगा कौन सा पुष्प है, मैं इसमें ऐड करना भूल गया, ठीक है, वरना जो इसका जो फोटो होता है, फोटो भी उस पुष्प का मैं यहाँ पर साइड से दिखा देता। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है गूगल पर सर्च करेंगे और यहाँ पर फिर मैं लगा दूंगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताएंगे संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो इसमें आप बताएंगे इस पुष्प का नाम आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस पुष्प का नाम है भैया कुछ इस प्रकार से आपका नाम है रेफ्लेसिया, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो इसका यहाँ पर इमेज भी दिखाई जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 31, सबसे बड़ा वायु प्रदूषक कौन है, सबसे बड़ा वायु प्रदूषक कौन है। वायु प्रदूषक तो कई सारी गैसेज हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी की बात की है तो यहाँ पर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब पहले से ही संग्रहित रहता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको बताना लीवर में भविष्य के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए कौन सा विटामिन आपका जो भंडारित होता रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 33, सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, ठीक है। आपको पता है सूर्य से कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी मिलती है। और सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 33 में। इसका आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संश्लेषण कहाँ होता है, क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर देंगे, ठीक है। चलिए सिंथेसिस में कहाँ पर, SYNTHESIS, ठीक है। चलिए सिंथेसिस। अब बात करें क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा 34, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। चलिए हाँ, मतलब सिंथेसिस, ओके सॉरी बताना भूल गया, सिंथेसिस का मतलब होता है आपका संश्लेषण, और विटामिन डी का संश्लेषण होता कहाँ है, ये आपका होता है त्वचा यानी कि स्किन में। थोड़ा दिमाग से उतर गया, चलिए त्वचा यानी कि स्किन में हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर आपका 34 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि 33 में पूछा गया था कि सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपका कहाँ होता है, त्वचा में होता है, ठीक है। थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए अभी मैंने आपको बताया था वहाँ पर, इसीलिए हमने इसका जो रासायनिक नाम नहीं बताया ताकि आपको इस क्वेश्चन में बता सकें। तो यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सभी को पता ही होगा, रेटिनॉल इसका भैया विटामिन ए का जो है नाम होता है, रासायनिक केमिकल नेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा होता है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है, या फिर किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का मतलब कि नहीं जमता है, यानी कि रक्त का थक्का आपसे पूछ लिया कि नहीं जमता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पर विटामिन के होता है। विटामिन के की सहायता से जो है आपका रक्त का थक्का बनने में मदद होती है। अगर विटामिन के की आपके अंदर कमी होगी तो आपका जो रक्त होगा वह लगातार बहता रहेगा। आपने देखा होगा कई बार जो आपका रक्त होता है हल्का सा थोड़ा सा बहने के बाद वहीं पर रुक जाता है, तो विटामिन के की ही वजह से वह रुक जाता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का लगातार नहीं जमेगा, यानी कि रक्त बहता रहेगा। तो रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है हमारा, विटामिन के जो है सहायक विटामिन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यहाँ पर, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका आपको ध्यान होगा कि हमने जब आपको जो है साइंस वाले क्वेश्चंस कराए थे उनमें हमने बताया था आपको क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में इसका जो है यूज किया जाता है। किसमें, और रॉकेट टेक्नोलॉजी में इसका इन इंजनों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता या फिर जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आपका 37 का सभी को पता है, जॉन डाल्टन साहब को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आंसर्स आने के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आपके क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे, बाकी और भी सेशंस में आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे और यहाँ पर आपके सारी क्लासेस प्रोवाइड कराए, आप सारी की सारी क्लासेस अपने टाइम से अटेंड करते रहिएगा। और यहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल ऑफर चलाया जा रहा है, मात्र 39 में शुरू के 100 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 39 रुपीज़ में हमारे द्वारा 15 मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जा रहे हैं, जिनको आप घर से करेंगे। यानी कि हम आपको लगातार जो चैनल पर मॉडल पेपर करवा रहे हैं वो आपके मॉडल पेपर अलग हैं, और जो हम आपको मॉडल पेपर घर से करने के लिए देंगे ये आपके अलग हैं। तो आप क्या करेंगे, इन मॉडल पेपर्स को लगातार करते रहेंगे और 15 अगस्त को यहाँ पर एक और टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। तो आपके पैट के लिए कोई भी कमी हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। और प्राइस हमेशा की तरह बहुत कम रहेगा, इसका 39 है अभी फिलहाल, ठीक है। शुरुआती 100 स्टूडेंट्स के लिए, बाद में 49 हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आप इन्हें ले सकते हैं। जल्द से व्हाट्सअप करना है 7409351793, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप सारी क्लासेस अटेंड करते रहिए, हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।